किस इंटेंसिटी के साथ में यूज करना है, तो उसी के अनुसार इसका रेजिस्टेंस भी वेरी करता है। मेजर करने का तरीका वही है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेट करते हैं, नॉब रेजिस्टेंस मोड पे सेट करते हैं, और फिर जो दोनों प्रोब रहती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके दोनों टर्मिनल्स पर 2 पॉइंट्स पर टच कराते हैं, तो पार्टिकुलर रेजिस्टेंस हमें पता चल जाता है एलडीआर का कितना है। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो लाइट किसी बल्ब से, सीएफएल से नहीं, बल्ब से, है ना, लाइट उस पर फॉल कराएंगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू आप लाइव देख सकते हो मल्टीमीटर पे कि वेरी करेगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, बल्ब हमने दूर रखा, जैसे जैसे पास लाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो उस तरीके से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्सेटाइल डिवाइस है फोटोडायोड्स, जो आप लोग देखते हो, बहुत जगह पे यूज भी करते हो, है ना। आईआर सेंसर्स जिसको बोलते हैं, तो फोटोडायोड का ही एप्लीकेशन है। नाउअडेज ब्लूटूथ रिमोट आना शुरू हो गए, आपके जो डीटीएच हैं या घरों में जो आप अप्लायंसेस यूज करते हो, नाउअडेज ब्लूटूथ रिमोट आना शुरू हो गए। जो चीप रिमोट्स आते थे पहले, वो इसी पे बेस्ड आते थे, उसमें फोटोडायोड का ही यूज करते थे, है ना। कैसे काम करता है फोटोडायोड? Works, it allows the current to pass in opposite direction only when it's directed towards the light sensitive area. तो लाइट सेंसिटिव एरिया होता है, अगर इस पे लाइट फॉल होती है तो ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में पास करता है। अगर लाइट फॉल नहीं हो रही है तो करंट पास नहीं करेगा। वर्सेटाइल एप्लीकेशन है इसकी। ऑटोमेटिक लाइट डिटेक्शन जहाँ पर यूज होता है, नाउअडेज पीआईआर सेंसर्स भी यूज किए जाते हैं, उसमें भी इसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। आपने देखा होगा कि बल्ब लगा हुआ है और आप जब मूव करते हो तो वो एक मोशन को सेंस करता है ना। उसमें भी इसका एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इस फॉर्म में आते हैं ये 2 पिन 3 पिन में। टेस्ट करने का प्रोसीजर वही है जो डायोड को टेस्ट करने का प्रोसीजर है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। नेक्स्ट है आपका सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या जनरेट करती हैं? डीसी वोल्टेज जनरेट करती हैं। नाउअडेज वर्सेटाइल यूज हो रहा है सोलर्स का, हर जगह पे पावर जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, खासकर रिमोट एरियाज में जहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच सकती है, तो बड़ी बड़ी पैनल्स का यूज करते हैं, और पैनल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स, ठीक है। जो नेचुरल एनर्जी है आती है हमारे सन से, उस नेचुरल एनर्जी को सेमीकंडक्टर की मदद से डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है सोलर सेल। नेचुरल एनर्जी मींस फ्री एनर्जी सन से मिल रही है हमें। जैसे ही इन सेल्स पे फॉर्म होता है, ये सेमीकंडक्टर सेल्स होती हैं, और आपको पता है, आपने बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल पर जब लाइट फॉल होती है तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हीटिंग की वजह से उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो आपको एक फिक्स लेवल का वोल्टेज, इंटेंसिटी से लाइट इस पे फॉल हो रही है, उसके अनुसार
वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उसी रेशियो में आपको करेक्ट वोल्टेज मिलेगा। तो डीसी सेल, सोलर सेल यही है। यस हर जगह पे सोलर यूज हो रहा है, जिससे पावर रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाती है। अब इसमें सोलर सेल्स में नाउअडेज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। मतलब है कि सोलर सेल की एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सोलर सेल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पैनल कहीं ऐसी जगह माउंट कर रखा है जहां पर बहुत ज्यादा देर के लिए नेचुरल लाइट नहीं मिल रही है, तो उसका जनरेशन इफेक्टिव होगा। या पैनल कहीं पे ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां हाफ पैनल पे लाइट ऑन हो रही है और हाफ पैनल पे लाइट ऑन नहीं हो रही है, तो जो ओल्ड एज के पैनल्स थे वो कंप्लीटली काम करना बंद कर देते थे। तो टेक्नोलॉजी को थोड़ा और एडवांस किया गया। नाउअडेज जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है आपके सोलर पैनल में, वो बाइफेशियल, हाफ कट, मोनो काफी अच्छी है। हाफ कट का मतलब है एक ही कंप्लीट पैनल में डिवाइड कर दिया गया। अगर पैनल के हाफ पोर्शन पे शैडो आ रहा है, शैडो का मतलब लाइट वहां पर नहीं आ रही, कोई छाया टाइप की आ रही, तो पहले क्या होता था, वो पूरा पैनल काम नहीं करता था, जनरेशन नहीं करता था। अब इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, पार्टिकुलर वो सेल ही इफेक्टिव होती है, बाकी पोर्शन उसका जनरेशन करता रहता है, जिससे हमें एफिशिएंसी सोलर सेल्स की या पैनल्स की ज़्यादा मिलती है। आउटपुट जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से सोलर सेल का जनरेशन होता है। टेस्ट मेथड क्या है, जनरली अगर हमें सोलर सेल को
22% या 20% से लेकर के 25% या 26% तक रहता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो जाती है वो 45% तक जाती है। दूसरा मेजर ड्रॉबैक है कि आफ्टर यूज जब एफिशिएंसी समय के साथ में और डिक्रीज करेगी सोलर सेल्स का, तो उसके बाद में उसको डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, डिस्पोजेबल आइटम नहीं है। टेस्ट करने का मेथड भी आपको बताया था, मल्टीमीटर की मदद से यू कैन चेक द वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सोलर सेल्स की मैक्सिमम इंटेंसिटी पे सनलाइट पे करंट और वोल्टेज कितना आ रहा है। जो पीक टाइम होता है, पीक टाइम में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में, 12 बजे से जो 2 बजे वाला पीरियड होता है डे का, उस समय जो सनलाइट होती है वो मैक्सिमम इंटेंस होती है, तो उस समय जो जनरेशन मिलता है सोलर सेल्स का वो मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट हमें मिलती है। तो उसको हम चेक कर सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने जो रेटिंग दे रखी है उसके अनुसार करंट का जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये तो जनरेशन हो गया करंट का। जब कभी भी आप सोलर पैनल की बात करते हो तो सोलर पैनल जो आपको मिलता है वो वाटेज में मिलता है, ठीक है। 100 वाट का पैनल, जो बड़े पैनल्स आते हैं 7 फीट 8 फीट के, वो 500 वाट, 550 वाट, 620 वाट। नाउअडेज इस समय जो लेटेस्ट पैनल आ रहा है वो लगभग एक पैनल 800 वाट तक का मैन्युफैक्चर किया गया है। पहले साइज लगभग वही रहता था लेकिन वोल्टेज कैपेसिटी कम रहती थी। जिस समय से हाफ कट बाईफेसियल एन टाइप टेक्नोलॉजी आ गई है तो उससे पैनल का जनरेशन भी बढ़ गया और वोल्टेज भी बढ़ गया। पैनल का वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी पैनल पे लिख के दे रहा है 500 वाट का पैनल है, तो हम कैसे पता चलेंगे? लिखने को तो कोई भी स्टिकर चिपकाया जा सकता है, एक्चुअल में क्या वो पैनल उतना आउटपुट दे रहा है कैसे पता करेंगे? वही पीक टाइम में आप वोल्टेज फाइंड आउट कर लीजिए कि इस समय कितना वोल्टेज जनरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को डीसी लेवल पे सेट करेंगे वोल्टेज पे, और हर पैनल में प्लस और माइनस टर्मिनल्स रहता है, लीड्स बाहर निकली हुई रहती हैं, उससे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कि करंट वोल्टेज कितना आ रहा है। बस इतने बच्चे और नहीं? बस इतने ही आए सर। हैं? बस इतने ही आए। इतने लोग रजिस्टर्ड हैं? नहीं, रजिस्टर सिर्फ 8 लोग हैं, बाकी मैकेनिकल वाले और रोबोटिक्स वाले। अच्छा, चलिए ठीक है। उससे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। इसी तरीके से उसी टाइम पे करंट चेक कर लेंगे कितना आ गया। आप जानते हो पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI। तो करंट टाइम में, उस टाइम में कितना वोल्टेज मिल रहा था और कितनी करंट मिल रही थी, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पावर, है ना। तो उससे पता चल जाएगा कि अगर ये 500 वाट का पावर का पैनल है तो अप्रॉक्सीमेटली उसी के अराउंड हमारी आउटपुट पावर आनी चाहिए। तब तो जजमेंट सही होगा कि जो लिखित में कंपनी दे रही है, जो भी बेच रहा है इसको, जो भी मैन्युफैक्चरर है, हो सकता है मैन्युफैक्चरर दूसरा हो और सेलर दूसरा हो। मैन्युफैक्चरर कुछ और कर रहा हो, सेलर स्टिकर लगा के बेच कुछ और रहा हो। मैन्युफैक्चरर कर रहा है 450 वाट का पैनल और सेलर उसी को स्टिकर चेंज करके 500 वाट का बेच रहा है। तो उससे आप जज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअल में ये पैनल का वोल्टेज क्या है। 10-20% प्लस माइनस होता है, प्लस तो नहीं जाएगा, माइनस ही जाएगा, है ना। अगर 500 वाट का पैनल है तो हो सकता है वो कैलकुलेशन में आपका 590 वाट आ रहा हो। वो डिपेंड करता है उस समय लाइट की कंडीशन कैसी है। अगर यही शाम के टाइम आप कैलकुलेशन करोगे
या दोपहर के बाद में कैलकुलेशन करोगे तो उस समय ना तो आपको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा और ना ही प्रॉपर आपको करंट मिलेगी, क्योंकि सनरेज उस समय सनलाइट की इंटेंसिटी काफी वीक होगी। तो जो भी कैलकुलेशन हमें करना है पीक टाइम में करना है, पीक टाइम में आप कैलकुलेशन करके पता कर सकते हो कि एक्चुअल में पैनल किस वोल्टेज का है, और उसके लिए मल्टीमीटर सबसे रिक्वायर्ड डिवाइस है। नेक्स्ट है फोटो ट्रांजिस्टर्स। ये भी एक सेंसिंग डिवाइस है। इसका काम होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर। इट चेंजेस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डायरेक्टेड एट द लेंस टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द बेस। ये जनरली जब ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं नॉर्मल यूजर्स में, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में जब ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर को यूज करने का तरीका क्या है। तो ट्रांजिस्टर को बेसिकली तीन कॉन्फ़िगरेशंस में यूज करते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तीनों के अपने अपने यूज हैं, तीनों को डिफरेंट प्लेसेस पे यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मेजर यूज होता है ट्रांजिस्टर का एज अ एम्पलीफायर। अगर कहीं पर भी हम एम्पलीफायर बना रहे हैं, एम्पलीफायर का सर्किट बना रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर की मदद से ही एम्पलीफायर का सर्किट बनाया जाता है। जब एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं तो ट्रांजिस्टर को ऑलवेज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो गेन होता है, करंट गेन, वो बीटा होता है और बीटा की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। आउटपुट ट्रांजिस्टर जो हमें देता है, आउटपुट जो होता है गेन टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल। अगर गेन ज्यादा होगा तो आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। और एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि एमिटर बेस साइड अगर किसी को फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज करें, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज करें तो क्या होगा, इनपुट कहां से दिया जा रहा है, बेस से, और इनपुट क्या है यहाँ पर, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट करंट, मींस आउटपुट करंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट करंट। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी ट्रांजिस्टर्स की, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट करंट जो है वो डिपेंड करती है इनपुट करंट पे। अगर इनपुट करंट बढ़ रही है तभी आउटपुट करंट बढ़ेगी, इनपुट करंट घट रही है तो आउटपुट करंट घटेगी। तो यहाँ पर क्या है, इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर इनपुट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है आपका ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर। बेसिकली मेजरली आप जानते हो ट्रांजिस्टर टू टाइप्स के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। वही दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। कभी कभी ये वैसे तो 3 टर्मिनल डिवाइस है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। मैंने कल आपको बताया भी था कि हाउ टू टेस्ट चेक द ट्रांजिस्टर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं।
कहीं कुछ लिखा नहीं रहता ना कि एनपीएन है पीएनपी। कल आपको बताया था ट्रांजिस्टर कैसे पहचानेंगे मल्टीमीटर की मदद से कि एनपीएन है या पीएनपी है और वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ये 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर है, 2 टर्मिनल ट्रांजिस्टर है। 3 टर्मिनल तो एमिटर बेस कलेक्टर स्पेसिफाइड नहीं होता है, इसमें भी स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन एक पॉइंट इसमें स्पेसिफाई होता है जो ट्रांजिस्टर 2 टर्मिनल का होता है, जो आपका कलेक्टर रीजन होता है वो इसकी हाउसिंग होती है। जो ये हाउसिंग है मेटल पार्ट होता है, ये इसका कलेक्टर टर्मिनल होता है। बाकी बेस और एमीटर्स में हमें वही मेजरमेंट करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है, या तो फिर आप इसकी डेटा शीट देखिए। टेस्ट करने का प्रोसीजर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। अगर हमें टेस्ट करना है कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, तो एनपीएन पीएनपी के लिए तरीका एक ही है। सबसे पहले एमीटर को रेजिस्टेंस पे सेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से ही फाइंड आउट करते हैं कि ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल कौन सा है और बेस कौन सा है और टर्मिनल कौन सा है। दूसरा तरीका क्या है कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मींस इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है। वही हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। सबसे पहले मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेट करेंगे। नेक्स्ट पे रेड प्रॉब को कलेक्टर पे सेट करेंगे। जो रेड प्रॉब होती है, पॉजिटिव वायर होता है, उसको कलेक्टर पे सेट करेंगे और ब्लैक को एमीटर पे सेट करेंगे। तो उसका मतलब है कलेक्टर और एमीटर के बीच का रेजिस्टेंस मेजर होगा। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है और जिस पे एरो लगा रहता है सिंबल में, वो आपका एमीटर टर्मिनल होता है। तो इन दोनों के बीच में हम पॉइंट को सेट करेंगे। These resistance must be decreased as the light intensity increases on the lens. अभी आपको बताया कि आउटपुट का रेजिस्टेंस कम होता है। अब ये प्रॉपर्ली फोटो ट्रांजिस्टर टेस्ट करने का तरीका बताया गया कि फोटो ट्रांजिस्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर सेट करेंगे और दूसरा ब्लैक वाला वायर कलेक्टर पे सेट करेंगे, सॉरी ब्लैक वाला वायर एमीटर पे सेट करेंगे और बेस से इनपुट देंगे। इनपुट देने का मतलब वहां पर लाइट डालेंगे। जैसे जैसे अगर लाइट को हम बल्ब से ही लाइट डाल रहे हैं, बल्ब को दूर रखते हैं तो उस सेंसिटिव एरिया पर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। जब ये डिक्रीज करेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे लाइट इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर ऐसा हो रहा है, वैल्यू कम घट बढ़ रही है, तो उसका मतलब ट्रांजिस्टर आपका प्रॉपर वर्किंग है। ये ऑप्टो कपलर या इसको बोलते हैं ऑप्टो आइसोलेटर, ये कंप्लीट सेंसर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से ही। अब इसमें देखो फोटो डायोड का भी यूज किया गया है और उसको प्रॉपर सर्किट के अरेंजमेंट में लेकर के टेस्ट करके इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक 4 पिन आईसी है जिसमें ऑप्टो कपलर सर्किट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होता है। अगर हमें कहीं पर ऑप्टो कपलर की आवश्यकता है तो इस आईसी को लेकर के हम ऑप्टो कपलर का यूज
कर सकते हैं इन आवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब इसको चेक कैसे करेंगे? इसके लिए आईसी टेस्टर्स आते हैं। बेसिकली इसको मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। आईसी को चेक करने के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट को चेक करने के लिए आईसी टेस्टर्स आते हैं। उसमें हम आईसी को पुटअप करते हैं और वहाँ पर सीधे 2 एलईडीज लगी रहती हैं, गुड एंड बैड का। तो जैसे आप आईसी टेस्टर में आईसी डालते हो और उसको पावर सप्लाई देते हो तो वो आपको चेक करके बता देता है कि आईसीए वर्किंग कंडीशन में है या डैमेज कंडीशन में है। अब आईसी कंप्लीटली डैमेज नहीं भी हो सकती है, पर्टिकुलर पिन उसकी डैमेज है, अंदर का इंटरनल सर्किट कोई डैमेज हो गया तो वो बैड कंडीशन ही देगा। या PC817, these are the IC numbers of ऑप्टोकपलर्स। अगर हमें ऑप्टोकपलर पर परचेज करना है तो ये नंबर्स हैं। और भी पैकेजेस आते हैं इसके, वो डिपेंड करता है हमें यूज कहाँ पे करना है, क्योंकि एज पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं। और जनरली ऑप्टोकपलर्स का यूज कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं यूज, कोई बता सकता है? नाम ही है इसका ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर का मतलब हुआ जहां पर हमें ऑप्टिकल डिवाइस की कपलिंग करानी है। कपलिंग का मतलब क्या हुआ? जोड़ना, है ना, वहां पर यूज करते हैं। These are the IC सर्किट्स या सेंसर्स, बहुत सारे हैं, इसी फॉर्म में आते हैं। डिफरेंट प्लेस पे हमें डिफरेंट सेंसर्स का यूज करना पड़ता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। बाकी अभी जो मॉडल्स हैं कल तो मंगवाए गए थे, आज शायद अभी अवेलेबल नहीं है, आ जाएंगे तो आप लोग उनको देख सकते हो। ये आईसीज है, आईसीज स्टैंडर्ड पैकेज में आती है, कई फॉर्म में आईसी आती है, आपने देखा होगा। ये सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको डीआईपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ड्यूल इन पैकेज। ठीक है, ड्यूल इन पैकेज का मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में आईसी आती है। अब आईसीज का जो मेजर पैटर्न होता है, आईसी पे भी कहीं पे भी पिन नंबर लिखा नहीं होता है। अगर आप आईसी हाथ में लेते हो तो इंटीग्रेटेड सर्किट पे कहीं पे भी पिन नंबर लिखा नहीं होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये पिन नंबर? अगर 14 पिन की आईसी है, ठीक है, या 8 पिन की आईसी है। आईसीज या तो 4 पिन में आती हैं, 8 पिन, इसके बाद में फिर 16 पिन, 20 पिन, 40 पिन, 48 पिन, ऐसे करके आती हैं। और जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक सिंगल पीस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, एक साथ पूरा लॉट मैन्युफैक्चर होता है। दूसरी मेजर चीज कैसे पहचानेंगे कि आईसी का पिन नंबर 1 ये है, कहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे? तो हर आईसी पे एक बीच में नॉच टाइप का बना होता है, जैसे ये देख रहे हो, ये और ये यहाँ पे नॉच टाइप का बना होता है। ठीक है, नॉच के लेफ्ट साइड में पिन नंबर 1, सबसे पहला पिन होगा वो पिन नंबर 1। दूसरा में आप कंटीन्यूअसली पिन नंबर काउंट करते हुए चले आइए और नीचे से ही मींस अगर ये नॉच है तो ये पिन नंबर
बाद में यहाँ से पिन नंबर 5 स्टार्ट होगा, 5 6 7 8, ठीक है। कुछ आईसीज पे नॉच नहीं होता है, तो उन पे एक ब्लैक कलर का डॉट होता है एक जगह पे, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे जैसे इसमें नॉच नहीं है तो यहाँ पर डॉट होता है। जब आईसी को आप पकड़ते हैं तो वहाँ पर डॉट दिखता है, उसी डॉट वाले साइड से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। देन यू कैन काउंट द पिन्स, आप पिन काउंट कर सकते हो उसी सीक्वेंस में। उस तरीके से हम पहचानते हैं। अब हर आईसी का अपना एक डेटा शीट होता है। डेटा शीट पे ये स्पेसिफाइड होता है कि किस पिन पर क्या हमें देना है या क्या आउटपुट मिलेगा। उसी डेटा शीट के अनुसार हम उसको सर्किट्स पे यूज करते हैं। डेटा शीट बनाता है मैन्युफैक्चरर, जो भी आईसी मैन्युफैक्चर कर रहा है। वोल्टेज रेगुलेटर, कल भी बात की थी हम लोगों ने इसको। वोल्टेज रेगुलेटर ये आईसी फॉर्म में आता है। कल आपको जेनर डायोड बताया था, है ना। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बिहेव करता है। अब सिंपल जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर नहीं बनता है। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रॉपर सर्किट मैन्युफैक्चर होता है, वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो वो सर्किट ऑलरेडी आईसी के फॉर्म में आता है और इसकी कई सारी रेंज आती हैं कि हमें किस रेंज का वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए। अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए तो हम, ये आईसी आती है LM7805, 78 सीरीज है आईसी की, जो लास्ट में 05 लिखा हुआ है, ये इसका आउटपुट वोल्टेज है। इसका मतलब है ये जो आईसी है ये रेगुलेटर की आईसी है और ये 5 वोल्ट फिक्स आउटपुट हमें देगा। इसी तरीके से 7810 आती है, उसमें 10 वोल्ट हमें फिक्स रेगुलेटेड सप्लाई मिलेगी। 7815 आती है, इसका मतलब है 15 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलेगी। तो ये रेगुलेटर का आईसी है। 3 पिन आईसी आती है जिसमें एक ग्राउंड होता है, ठीक है। एक पिन हमारा पिन नंबर 2 है। जनरली 78 सीरीज की जो आईसीज आती हैं उसमें जो पिन नंबर 2 रहता है वो ग्राउंड रहता है, पिन नंबर 1 इनपुट रहता है और पिन नंबर 3 आउटपुट रहता है। किसी सर्किट में रेगुलेटर लगाना ही है। कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलेटेड पावर सप्लाई ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का दुश्मन है। उसकी प्रॉपर्टीज इफेक्टिव होती हैं अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही हो जाता है कि हम पावर सप्लाई को कांस्टेंट रखें। उसके लिए हमें रेगुलेटर की आवश्यकता होगी। तो सर्किट में जहाँ पर पावर सप्लाई, आपके प्रोजेक्ट में जो पावर सप्लाई वाला सेक्शन होगा वहाँ पर इस आईसी का यूज मैंडेटरी है, जरूर किया जाता है, सो दैट हमें फिक्स पावर सप्लाई मिल जाए। अब वो ये डिपेंड करता है कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कंपोनेंट्स यूज कर रखे हैं प्रोजेक्ट में वो कितने वोल्ट पे चल रहा है। 5 वोल्ट पे चल रहा है, 10 वोल्ट पे चल रहा है या 15 वोल्ट पे चल रहा है, 12 वोल्ट पे चल रहा है। तो उसी की रेटिंग के अनुसार हमें ये रेगुलेटर की आईसी लेनी पड़ेगी। अगर 5 वोल्ट पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं तो आप 7805 यूज कर सकते हैं। 7805 जो 5 वोल्ट फिक्स रेगुलेटेड आउटपुट देता है। पिन नंबर 3 से हमें 5 वोल्ट जब आप मेजर करोगे मल्टीमीटर से तो यहाँ इनपुट कुछ भी जा रहा होगा, इनपुट कुछ भी जा रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी का मतलब डीसी पे ही जाएगा। और सप्लाई बनाने का तरीका आपको पता होगा। सबसे पहले हम कल भी बताया था, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 220 वोल्ट हमें डोमेस्टिक सप्लाई मिलती है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। अगर 12 वोल्ट पावर सप्लाई हमें बनाना है तो 12 ट्रांसफार्मर लेंगे। वो क्या करेगा, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करेगा। 12 वोल्ट पे कन्वर्ट हो गया। उसके जस्ट बाद में हम लगाएंगे रेक्टिफायर विद फिल्टर सर्किट
वो 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा, कुछ ड्रॉप होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद में फिर हम लगाएंगे आईसी 7805, ठीक है। पिन नंबर 1 और 2 से हम इनपुट देंगे, तो यहाँ तो 12 वोल्ट जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 5 वोल्ट चाहिए फिक्स। तो पिन नंबर 3 से आउटपुट 3 और ग्राउंड से हम आउटपुट लेंगे, तो हमें 5 वोल्ट फिक्स सप्लाई मिलेगी। भले इधर 12 वोल्ट का 10 वोल्ट आ रहा हो, या 8 वोल्ट आ रहा हो, या 13 वोल्ट आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फिक्स 5 वोल्ट मिलेगा, जो कि हमारे आगे के प्रोजेक्ट के सर्किट में जाएगा, जिससे आगे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं या सेंसर्स को जो सप्लाई जा रही है वो प्रॉपर कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्चुएट नहीं होगी, जिससे सेंसर्स के डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपका वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। वही मेजरमेंट का तरीका जो भी आपको बताया वही दे रखा है। ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा है। IC 741 8 पिन IC आती है DIP पैकेज पे, है ना। ये जो पिन नंबर 2 है और पिन नंबर 3 है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं। पिन नंबर 2 पे इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं, पिन नंबर 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं, पिन नंबर 7 आपसे पिन नंबर 7 से पावर सप्लाई देते हैं पॉजिटिव, और पिन नंबर 4 पे नेगेटिव पावर सप्लाई देते हैं, पिन नंबर 6 से आउटपुट लेते हैं। तो बेसिकली ये एम्पलीफायर सर्किट होता है। एम्पलीफायर का काम आप जानते हो, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना, दैट इज द वर्क ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये बेसिक IC 741 होता है। इसके और सारे एप्लीकेशंस हैं, इसको हम एज ए एडर यूज करते हैं, एज अ सबट्रैक्टर यूज करते हैं, एज अ इंटीग्रेटर यूज करते हैं, एज अ डिफरेंशिएटर यूज करते हैं, एज अ ऑसिलेटर भी यूज करते हैं। अगर इसको हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें, IC 741 आपका क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ओपैम्प को अगर हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं, तो ये ऑसिलेटर का भी काम करता है। ऑसिलेटर का मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेशन का काम करता है। The operational amplifier can be used to perform many tasks in the electronic circuit, such as inverting amplifier. Inverting amplifier का मीनिंग जानते हो, अगर हमें कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि आउटपुट जो है, आउटपुट वोल्टेज, हमने इनपुट पे साइनसोइडल वेवफॉर्म ली, लेकिन हमारा आगे का जो सर्किट डिजाइन है वो कोसाइन वेवफॉर्म पे डिजाइन है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको एम्पलीफायर से पास कर दे, तो क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर देगा और इन्वर्ट भी कर देगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एम्प्लाइंग सिग्नल एंड रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी, उसकी पोलैरिटी उल्टा कर देगा। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, आइसोलेशन एम्पलीफायर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है ये। समिंग एम्पलीफायर हो गया, 2-3 पावर सप्लाई से सोर्सेज से सिग्नल्स आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आउटपुट पे हमें फिक्स वोल्टेज मिले, इन सबका सम मिले। तो कुछ पावर सप्लाई नेगेटिव भी होंगी, कुछ पावर सप्लाई पॉजिटिव भी होंगी, तो ये क्या करेगा, उन सबका सम कर देगा और सम करके आपको आउटपुट पे वोल्टेज एक वोल्टेज दे देगा। कंपेयरिंग एम्पलीफायर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जहाँ पर कंपैरिजन की आवश्यकता है होती है, तो वहाँ पर कंपैरेटर IC 741 से ही बनाते हैं। एज ए कंपैरेटर बिहेव करता है जब इसको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं। जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स हैं, उन पे जो दोनों वोल्टेजेस दिए जाते हैं V1 एंड V2, ये उनका कंपैरिजन करके देता है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर। 3 कंडीशंस हैं। So there are variety of applications of IC 741. अभी मैंने आपको बताया था कि 741 8 पिन में आती है। ये नॉच होता है जो भी बताया था, नॉच के राइट साइड में पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, पिन नंबर 2 पे इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 6 से आउटपुट, पिन नंबर 7 पर पॉजिटिव
पावर सप्लाई और पिन नंबर 4 पे नेगेटिव पावर सप्लाई। पिन नंबर 1 एंड 5 आर द एक्स्ट्रा पिन। ये सर्किट में यूज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैन्युफैक्चरर, मैंने आपको बताया था कि या तो आईसी 4 पिन की बनेगी या 8 पिन की बनेगी, ठीक है, 6 पिन की आईसी नहीं बनती है। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर का प्लेटफॉर्म या लेआउट एक फिक्स होता है। तो अगर हमें कोई सर्किट मैन्युफैक्चर कराना है किसी आईसी में और उस पे 5 ही पिन रिक्वायर्ड है, तो 3 पिन हमारी एक्स्ट्रा है, लेकिन आईसी मैन्युफैक्चर 8 पिन की होगी, वो 3 पिन एक्स्ट्रा होंगी, वो लेफ्ट आउट रहेंगी, उनका कोई यूज नहीं होगा, बट बनेगी वो 8 पिन की। दैट्स वाई इसी तरीके से जो आईसी 741 आता है, ये 8 पिन आईसी है, जिसमें 6 पिन तो हमारी यूज में है, 2 पिन हमारी एक्स्ट्रा हैं, जिनको एनसी बोलते हैं, नॉट कनेक्टेड बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा पिन्स होती है। कनेक्टिंग इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये उसी IC 741 का एप्लीकेशन है। अगर इनपुट हम पॉजिटिव टर्मिनल पर दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन्वर्टिंग ऑप एम्प। इसका आउटपुट आता है 1 प्लस RF/R1, RF या फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक का मतलब आउटपुट का कुछ पार्ट एज ए इनपुट यूज किया जाता है, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो उसका आउटपुट हमारा ये आएगा। अगर इनकेस आप इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें मिलता है -RF/R1 इंटू V, फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस इंटू इनपुट वोल्टेज। एम्पलीफायर डिजाइनिंग के लिए जो लास्ट पॉइंट लिखा है, मैंडेटरी होता है कि किस प्लेस पे हमें कौन सा एम्पलीफायर यूज करना है, वो डिपेंड करता है उसके वोल्टेज ट्रांसफर कर्व पे। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व का मतलब होता है जो पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई देते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको बताया 5 वोल्ट, 10 वोल्ट या 15 वोल्ट या 12 वोल्ट पावर सप्लाई यूज करते हैं। 12 वोल्ट का मतलब प्लस 12 वोल्ट, नेगेटिव 12 वोल्ट से लेकर के प्लस 12। तो जो ओप एम्प का गेन होगा, जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज होगा, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में इसी के अराउंड आउटपुट हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, फीचर्स फॉर द एम्पलीफायर टू फंक्शन प्रॉपर्ली, द फीडिंग पिन्स ऑन both the ends of positive and negative must be connected to the voltage required to the amplifier design। जो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं, वर्सेटाइल यूज होने वाला आईसी है हर जगह पे। ये 555 टाइमर है, इसका नाम ही है। ये टाइम डिले प्रोवाइड करता है 5 मिनट का, सॉरी 5 सेकेंड्स का। हर जगह पे आजकल आप देखते हो स्टेबलाइजर्स आते हैं घरों में, आप लोग एसी में स्टेबलाइजर यूज करते हो। जैसे ही इनपुट ऑन करते हैं, पावर सप्लाई हमारी 5 सेकेंड का टाइम डिले होता है, उसके बाद में सर्किट ऑन हो जाता है। तो ये टाइमर है। लास्ट कंक्लूजन इज दैट आज हम लोगों ने कल के सेशन में और आज के सेशन में थ्योरेटिकली जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, है ना, उनके बारे में जाना, कैसे वर्क कर रहे हैं वो, और उनको कैसे हम टेस्ट करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी, देखा मल्टीमीटर यूज कैसे करते हैं, मल्टीमीटर से क्या क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हो, उनका क्या काम होता है ये भी देख सकते हो।
किसी भी सिस्टम को अगर हमें ऑटोमेट करना है तो सेंसर्स का बहुत बड़ा योगदान है। राइट प्लेस पे अगर राइट सेंसर यूज करेंगे तो उसको हम प्रॉपरली और इफेक्टिवली उस सिस्टम को ऑटोमेट कर पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज जो बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स का मतलब एग्रीकल्चर फॉर्म्स, तो बहुत सारे किसान अपने सिस्टम को टोटली ऑटोमेट कर चुके हैं। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आज के समय में आप देखते हो ना, अमरूद गुआवा कितना अच्छा आता है ना। और पहले कहीं कीड़ा लगा हुआ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया फ्रूट्स आ रहे हैं। क्यों? फ्रूट्स या कोई भी प्लांट है, उसकी ग्रोथ में उसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, अगर ये हम पता कर लें, भाई हमारी बॉडी में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम जाते हैं टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, विटामिन टेस्ट कराते हैं। आजकल विटामिन B12 और विटामिन D की डिफिशियंसी बहुत तगड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, या अवेलेबल नहीं है, या नहीं खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं। तो अगर डेटा, मैं बात कर रहा हूँ सेंसर्स पे, फिर वहीं पे आता हूँ फॉर्म्स में, वो लोग टोटली सेंसर्स का काम डेटा सेंसर्स से ले रहे हैं। हर प्लांट पे डिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है। अब वो डिप इरिगेशन सिस्टम चालू कब करना है ये कौन बताएगा? अगर हमें उस पौधे की सॉइल का पता चल जाए, इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, और एक हमारा रेफरेंस डेटा हमें अवेलेबल हो जाए, इसको हम एक माइक्रो कंट्रोलर में बंद करके ऑटोमेट करते हैं।
उत्कर्ष मैं बताओ दोनों एक्सप्लेन करते हैं ये आर्डिनो की हेल्प से ये मतलब क्योंकि मैंने इसमें आगे सेंसर ऐड किया है एक माइक्रोफोन ऐड किया है मतलब स्पीकर मतलब स्पीकर और यहाँ पर ये माइक्रोफोन हाँ स्पीकर ये स्पीकर है स्पीकर आगे सेंसर है मोशन डिटेक्ट करेगा अगर कोई चीज़ मतलब रखेगी तो ये देखो बगलेगा लाएंगे कोई चीज़ उठाएंगे तो ये बैठने लग जाएगा जैसे कि थेफ्ट वगैरह हो गया कुछ हो गया तो ये वर्किंग नहीं है वर्किंग है साउंड स्लो लो ठीक है स्पीकर में ठीक स्पीकर तो आएगी नहीं आवाज़ चलिए कैमरा वर्क कर रहा है ना ये हाथ में ना इसका माइक वर्क नहीं कर रहा ना हेलो थोड़ा नीचे कर दो ठीक है Okay, hope it is visible to you all, this small project. So this is a motion detector sensor. We built this all विद द हेल्प ऑफ device आर्डिनो यूनो with the help of this Arduino Uno. We just use this breadboard for temporary circuit demonstration because we are not using at this time any PCB. PCB requires, it means if you are building something permanent connection using soldering or any other thing. This is just for experimental purpose, so we can check how to build any connection or anything. So on breadboard we use this Arduino Uno, PCB and this is the difference between this is breadboard for temporary circuit and this is PCB. We use PCB for permanent circuit building. इसमें हम लोग सोल्डरिंग करके और प्रॉपर सर्किट डिजाइनिंग करना रहता है. ये जस्ट एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए हम लोग पहले ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं. इसमें आर्डिनो यूनो यूज़ हुआ है. इस पूरे प्रोजेक्ट का बेसिक वर्किंग इस तरीके से है. IR सेंसर, जैसा सर ने बताया था कि ये किसी भी तरीके IR लाइट को एमिट करके किसी सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है. अगर हम किसी भी डिवाइस को यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ से स्पीकर रिंग करता है. स्पीकर की आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, आप लोग सुन नहीं पाएंगे, बट इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन. और अगर इसे उठाएंगे तो फिर हाँ, अगर आप इसे उठाते हैं तो ये स्पीकर के थ्रू अलर्ट भेज सकता है. इसका रियल लाइफ वर्किंग भी बेसिक हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. कहीं भी इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एंटी थेफ्ट अलार्म बना सकते हैं. किसी म्यूज़ियम में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई है तो बगलरी अलार्म बना सकते हैं बकलरी अलार्म बना सकते हैं. और सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं हम लोग. वो दिस इज द मोस्ट फेमस ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट दिस इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट. एक सेकेंड कैमरा स्विच हाँ कैमरा स्विच कर दें मैं लैपटॉप उठा के ले आना स्विच नहीं, तुम नहीं स्विच कर. नहीं एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा, रीसेट तो नहीं हुआ. नहीं रीसेट मत करना मैं मैं बटन दबा दिया, पावर नहीं आता. नहीं पावर नहीं बताया सही तो बटन ऑन तो नहीं पावर ऑन तो नहीं हाँ नहीं, पावर तो वेट ठीक है. तो ये सेकंड प्रोजेक्ट हम लोग का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है. ये ह्यूमन को फॉलो करेगा ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट है. ये मोशन रिकॉर्ड करेगा कोई मोशन नहीं हो रहा तो ये स्टेट एक ही जगह पर रहेगा. अगर हल्का से मोशन होता है तो उसे डिटेक्ट तो ये ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट है. इसका कैलिब्रेशन हम चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिविटी. सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको फॉलो करेगा बेसिकली. अब इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं. ये मोशन सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर. दो IR सेंसर, एक आर्डिनो यूनो, एक 298 मोटर ड्राइवर यूज हो रखा और कुछ मोटर इधर हो जाए. भाई इतना जूम क्यों कर रहे हो भाई? zoom कर रहे हो. अभी बेसिक आप लोग प्रोजेक्ट समझ लीजिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं. इसी के प्रिंसिपल पे आने वाले टाइम में हम लोग और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. ये बेसिक मोटर्स हैं, इसके बारे में सबको पता होगा. अभी सर ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था. ये मोटर और हमारे नॉर्मल मोटर, हाँ, सेकेंड मोटर ड्राइवर है. एक साथ चारों मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए मोटर ड्राइवर का यूज़ करेंगे.
सिंपल अगर हम लोग बिना इसके अगर कनेक्शन ले दिए अगर, तो कब सिग्नल्स को एमिट करना है कब पॉज करना है इसके कोई कंट्रोल नहीं रहेगा हम लोग के पास। इसलिए एक मोटर ड्राइवर का यूज़ करते हैं हम लोग। आर्डुइनो उनो क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है। ये प्रोग्राम, इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करके सिग्नल्स को अपने हिसाब से प्रोग्राम करके कब सिग्नल एमिट करना और कौन कौन सी फंक्शनिंग करनी है, इस पे पूरा कंट्रोल होता है। इसके लिए हम लोग C# लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं। हाँ, और सेकेंड, अभी इसमें परफेक्शन तब आएगा जब इसके प्रॉपर हम लोग इसकी सेंसिटिविटी को अगर समझ पाएंगे, कोडिंग में और कितना इनहेंस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे एक प्रॉपर हम लोग परफेक्ट रोबोट बना सकते हैं। ये अभी ट्रायल फेज में था, हम लोग गौरव और उनकी टीम ने मिलकर बनाया था। और कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास? ये बाकी रोबोटिक्स लैब में बन चुके हैं हमारे पास। और ये कौन सा बटन? जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक है। ये रोबोट जब ड्रोन वगैरह हम लोग बनाएंगे तो उसमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, इसे मैनुअली कंट्रोल करना हो तो हमें जॉयस्टिक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, स्विच, ये एडवांस स्विच की तरह यूज करते हैं। और दिस इज कैमरा। ये कैमरा सेंसर है। जैसे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो ये सिर्फ सिग्नल भेजता है, और कैमरा सेंसर के थ्रू हम लोग रियल इमेज को एनालाइज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कार्स में ही इसका यूज हो सकता है, लाइक ADAS वगैरह जैसे एडवांस फीचर्स आए हैं, तो उसमें हम लोग ये कैमरा सेंसर्स का यूज़ करेंगे। मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग उसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट को ये डिटेक्ट करेगा, कौन से ऑब्जेक्ट को पहचानता है, और फिर माइक्रो कंट्रोलर पे ही हम लोग इस पर सारी प्रोग्रामिंग करके क्या क्या डिसीजन लेना है डिवाइस को, ये प्रोग्राम करेंगे। एक आपने माइक्रो कंट्रोलर तो देख ही लिया, आर्डिनो यूनो, इसमें काफ़ी सारे टाइप आते हैं। इसी टाइप से एक ESP32 आता है, ये इसमें थोड़ा एडवांस वर्जन है। ब्लूटूथ है और वाईफाई भी है। ऐसी है रास्पबेरी पाई पिको, ये भी अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप वायरलेस नेटवर्क यूज़ के लिए यूज़ करना तो आप ESP32 यूज़ कर सकते हैं। और आपको कुछ और दिखा देते हैं। इसी GPS मॉड्यूल, इसकी वीडियो चेक करें। जियो टैग है, NFC टैग है, और इसकी हेल्प से GPS। इसका एक एग्जांपल होगा एप्पल एयर टैग, हम लोग जो यूज़ करते हैं। ये सेम वही चीज़ है, लेकिन ये जियो कंपनी का है। ये किसी भी आप लोग अपने सामान में डाल सकते हैं, उसका लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं। आप एक करके आने चाहिए देखते हैं। अभी सारे सेंसर्स और जितने भी डिवाइस है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग बहुत जल्दी एक सेशन करवाने वाले हैं। तो हो सकता है एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर आएंगे, फ्लाईव्हील्स रोबोटिक्स करके हैं, वो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है, या तो वो आएंगे या तो उनके अल्टरनेट में हमने किसी को बात किया है बहुत जल्दी। सारे इसका आप लोग वर्किंग करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट को आप लोग अपने हाथ से कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। फ्यूचर में आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप देंगे, जैसे कि आप इस टाइप के रोबोट खुद से बना सकते हैं। हम आपको इक्विपमेंट देंगे तो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। डाउट हो या कुछ पूछना हो? हो गया? ठीक है, थैंक यू जिनको फॉर अटेंडिंग दिस सेशंस वेरी सून, और कंटिन्यूएशन में रहेगा ये हमेशा। अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोगों ने वर्कशॉप किया है, इसमें आप लोग को फाउंडेशन लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में जानने को मिला है। आने वाले टाइम में हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। थैंक यू सो मच। कुछ करना है, सामने से इक्विपमेंट देखने तो देखने वाले देख सकता है। पांडे